हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर वो क्वेश्चंस जो कि अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि पहले किसी न किसी तरीके से पूछे जा चुके हैं और इस सारे के सारे ऑलरेडी आ ही चुके हैं। तो आपने देखा होगा थंबनेल में, आप समझ ही गए होंगे। तो वो सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं और इसके जो टाइप होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन नहीं होंगे, अलग अलग मिसलेनियस क्वेश्चन हम कराएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो शॉर्ट मेथड से कराएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ऑप्शन से भी हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, उसको भी हम जानेंगे। तो बेसिक से समझने वाला होगा तो उसको बेसिक भी समझेंगे और कम से कम समय में हम कैसे क्वेश्चन का हल निकालें ये भी हम सीखेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमें ये होता है कि कम से कम समय में सही उत्तर हमें लाना होता है और वो हम कैसे लेकर के आए आज सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 करवा दिया है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। लेकिन आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव और चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप अपडेट होते रहें। शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, 121 मीटर स्क्वायर आधार क्षेत्रफल, यानी कोई आधार है उसका क्षेत्रफल कितना है 121 मीटर स्क्वायर और 23 मीटर ऊंचाई वाले प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है। हमें प्रिज्म का आयतन बताना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो एक फार्मूला होता है, यहाँ पर सिंपल सा मैं लिख देता हूं, ये आप याद रखना, ठीक है। प्रिज्म का आयतन, ये क्या होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है यहाँ पर जो आधार का क्षेत्रफल होता है, तो हम कहेंगे आधार, ठीक है, क्या क्षेत्रफल और गुणे में होता है ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख दो गुणे में इसकी लंबवत जो ऊंचाई होती है ये होती है। अब देखो हमें आयतन बताना है, तो इसके लिए ऊंचा आधार का क्षेत्रफल कितना है, यह है 121 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दो 121 और गुणे में क्या आ जाएगा, ऊंचाई है और ऊंचाई कितना है 23। तो यहाँ पर लिख दो 23 हो जाएगा। अगर इसका गुणा कराओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम फिर 3 हो जाएगा। ये इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 3 आएगा, 6 2 8 आएगा, 4 3 7 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 2, यानी कि 2783 हो जाएगा। ये मीटर में आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें आयतन बताना है। तो 2783 मीटर इसका आयतन हो जाएगा। बहुत कम समय में इसको हमने सॉल्व कर लिया। बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो आप आसानी से कर ले जाते। तो मेन फॉर्मूला होता है, जबकि पेपर में आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, मैंने समझाने के लिए आपको बोल दिया है, ठीक है। जब आप पेपर में शुरुआत करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि जो आयतन होता है दोनों का गुणा करा देना होता है, ऊंचाई का और जो आधार का क्षेत्रफल है, बस गुणा करा दो, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे भी करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो मान, ये पावर में दिया है यहाँ पर देखो 3125, x की पावर 10, y की पावर 10 और z की पावर 10 और रूट में दिया है 5। देखो रूट में जब कभी क्यूब या स्क्वायर देता है तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अब की बार क्या दिया गया था पेपर में, रूट की पावर 5 दिया गया था। इसको हम कैसे समझेंगे, यहाँ देखो। अब मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, पेपर में आपको वहां ये नहीं करना जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है √2, समझ गए। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कहूँ √2 की क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है, √3 में, तो यहाँ पर कहेंगे कि 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। समझ गए, मतलब जो यहाँ पर लिखा होता है वही 1/, में आ जाता है। 3 है तो 1/3 और 2 था यहाँ पर तो 1/2। 2 को हम लिखते नहीं, वैसे तो लिख सकते हो, ठीक है, ये होता है। अब ठीक उसी प्रकार से देखो यहाँ पर 5 लिखा है तो हम कहेंगे ये नंबर होगा और पावर में क्या होगा, 1/5 होगा। इतना आप समझ गए। अब देखते हैं इसको आगे हम फैक्टर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है 3125। अब एक बात तो फिक्स हो गई कि ये किसी न किसी का क्या होगा, पावर में 5 लिखा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अगर फैक्टर करूंगा तो आ जाएगा 5 गुणे में 5 और गुणे में 5 और गुणे में 5 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। मतलब 5 बार हम 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 25
और पचम 25, 25 25 हम 625 होता है, और 625 गुणे 5 करोगे तो ही आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व करके पता किया है, आप भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। या ऑप्शन से आप देख लेना 5 है जिसके लास्ट में, तो इसका मतलब 5 का ही वो क्यूब करो, कुछ भी करो, लास्ट में 5 ही आता है। अब इनटू में क्या है, ये लिखा हुआ है x की पावर 10 लिखा हुआ है, इसको मैं अलग नहीं करूंगा। यहां पर y की पावर क्या है, y की पावर लिखा हुआ है 5 और z की पावर है यहां पर 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर एक काम करेंगे, इसको हम थोड़ा सा फिर से ऐसा लिखेंगे, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो 5 कितनी बार है, तो यहां पर लिखा है 5 लिखा हुआ है 5 बार, ठीक है। तो यहां पर कहेंगे 5 की पावर कितना आ गया, ये आ गया 5, ये समझ में आ गया, 5 की पावर 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले 1/5 इंटू में गुणा करा दो, और x कितनी बार है, x की पावर है 10 और गुणे में आ जाएगा 1/5, ठीक है। और ठीक वैसे यहां पर भी क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे y की पावर 5 और गुणे में 1/5, ठीक वैसे ही z हो जाएगा हमारा 10 और गुणे में 1/5 हो जाएगा। अब यहां पर ये पूरा का पूरा हट गया। अब देखो अगर इसको आगे सॉल्व करोगे, 5 से 5 कट जाएगा तो आएगा यहाँ पर 5 और गुणे में आएगा, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटू में करेंगे y है, 5 से 5 कट गया तो एक केवल y आएगा, और गुणे में z, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब z की पावर क्या हो जाएगा 2। अब इस सबको अलग अलग है जो एक साथ कर दो तो हो जाएगा 5x स्क्वायर y और हो जाएगा z स्क्वायर। तो ये हमारा सही उत्तर इसका आ जाएगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप और भी कम समय में इसको करना चाहते हैं तो एक काम करना, ये जो 5 लिखा है 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 की पावर इससे काट दो, 5 से इसको काट दो, ठीक है। अब ऑप्शन में आप देख लेना, अगर कहीं पर ये वाली वैल्यू सेम मिल जाए, ये अलग हो तो उसको आप टिक कर देना, ठीक है। ऐसा भी ऑप्शन में दिया गया था। और यहाँ पर देखो फैक्टर तो कर ही लिया, अगर फैक्टर नहीं आ रहा आपको तो ये जो 3125 लिखा है, आप इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं, 3125 को 5 से काट कर पता कर सकते हैं, 5 6 का 30, 5 दूनी ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 ऐसे करके 5 बार में 5 आ जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये वैल्यू देख रखी है, रूट के अंदर 0.0001225 और अपान में 0.00 ऐसे करके 5329 का मान ज्ञात करें। मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी लिख दिया है क्योंकि ऑप्शन बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं ऐसे जब कभी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे और फिर यहाँ देखेंगे ऑप्शन में। तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से ये देखो कि पॉइंट जो लगा हुआ है ऊपर, उस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं इधर, तो मैं गिन लेता हूं एक बार। 0 इसको भी हम डिजिट ही मानेंगे क्योंकि पॉइंट के इस तरफ है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट हैं। नीचे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 डिजिट ऊपर हैं और 8 डिजिट नीचे हैं। तो इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 4 जीरो से 4 जीरो हट जाएंगे। तो सिंपल सा हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1225 और अपान में बचेगा क्या 5300, तो 5329, ठीक है, ऐसे बचेगा 5329 बचेगा। अब इसका हमें वैल्यू सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो आपको और भी ज्यादा टाइम न लॉस हो, इस वजह से आपको पेपर में क्या दिमाग लगाना है, यहां देखो अब ये लिखा हुआ है 1250, मैं इसको 35 कर देता हूं। 35 तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, रूट करना स्क्वायर किसी को याद भी होगा, लेकिन इसको मान लो थोड़ी देर के लिए 30, तो 30 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 900 आएगा। इसका मतलब 30 का स्क्वायर 900 और ये है 35, यानी कि थोड़ा ज्यादा, तो इसका भी वैल्यू थोड़ा ज्यादा आएगी। यहां पर भी देखो 900 से बड़ी वैल्यू है 1200। अब मान लो थोड़ी देर के लिए 45 लेके चलते हैं, 45 को 40 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 होगा। अब अगर 1600 हो जाएगा तो यहाँ तो 1200 लिखा है, तो ये 1600 तो गलत हो गया ना, 45 नहीं आएगा। अब देखो यहाँ भी 45 था तो ये भी हमारा गलत हो गया, बचा हमारे पास 35/73 बचा। अब इसको देख लो, एक ऑप्शन और दिया था लेकिन वो अलग ही था, उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए मैंने वो ऑप्शन नहीं लिखा है, सिर्फ 3 ही लिखे हैं।
अब इसमें देखो, ये तो पता हो सकता है कि 35 का है, लेकिन अब कंफर्म कैसे करें? तो यहाँ पर देखो, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए कि 73 है, 73 को 70 मान लो, तो हम कहेंगे कि 70 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4900 आएगा। अब यहाँ पर लिखा है 5300, यानी कि 70 से थोड़ा ज्यादा 73 है, वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा 4900 से 5329 है, लेकिन आप कहेंगे कंफर्म नहीं हो रहा, तो एक काम कर लो, ये ऐसे कर लो, 35 लिख लो और यहाँ पर लिख लो इसको 35, और नीचे लिख लो कितना, ये लिखेंगे यहाँ पर 73, तो लिख लो 73 गुणे में 73, ठीक है, ऐसे। ये बात समझ में आ गई? अगर आपने ये कर लिया तो देखो 35 हो जाएगा, और एक नीचे वाले पेयर बना के एक ही निकालते हैं, तो 73 में से एक 73 आ जाएगा, तो ये 73 हो जाएगा, बस आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे, ये सोच रहे होंगे कि आपने तो याद किया होगा कि ये वाला इसका आ गया, हमें कैसे पता चलेगा? आप यही सोच रहे होंगे। तो एक काम करना, आप सबसे सिंपल सी बात बता रहे हैं, अगर 1235 लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखो, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी होगी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके आप फैक्टर कर डालो फटाक से। तो 5 लास्ट में है तो 5 से ही कटेगा, तो श्योर होता है, तो 5 से काटोगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 25 हो जाएगा, ऐसे। फिर 5 से काटो तो 5 चौको हो जाएगा 20, 5 45, 7 और 7 आएगा, यानी कि 7 पन्ना 35, देख लो 7 पन्ना 35 और ये 7 पन्ना 35, तो 35 35 आ रहा है, समझ गए? वैसे ही आप इसका 5329 का करेंगे, 73 से काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे? तो ऐसे कर लेना, बस इसका आंसर आ गया। तो जब भी क्वेश्चन आए तो साम दाम दंड भेद अपना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, चाहे ऑप्शन से करो चाहे जैसे करो, कम से कम समय में हमें ये करना होता है। ये जब प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करते जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको समझ से आते हैं कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन देखो कितना धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। मतलब कोई एक विकर्ण दिया है किसी घन का, और उसका आयतन हमें ज्ञात करना है विकर्ण की ही मदद से। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग करने लगते हैं, कैसे करें? यहाँ पर अचूक फार्मूला बताऊंगा, वहां से देख लेना। अब हमें पता है कि घन का जो आयतन होता है, मैं लिख देता हूं घन और इसका आयतन। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। इतना तो आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो आप इसको नोट कर लेना, भुजा क्यूब। अब देखो, अगर हमें आयतन पता करना है तो भुजा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमें भुजा मिल जाए तो हम आयतन बता लेंगे। तो भुजा का रिलेशन क्या होता है विकर्ण से? ये होता है यहाँ पर भुजा बराबर होता है विकर्ण, जो भी विकर्ण दिया होता है विकर्ण अपान में √3, ठीक है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आसानी से उस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। अब आगे देखो, यहां पर भुजा बतानी है तो विकर्ण कितना है, 4√3 दिया है, तो ये हो जाएगा 4√3, और यहां पर नीचे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा √3। अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 4, यानी कि अब हमें भुजा मिल गई है कितनी, 4। अब जब मैं यहां लिख देता हूं भुजा इक्वल कितनी हो गई है, 4। जब भुजा 4 सेंटीमीटर मिल गई है तो आयतन बताना है, तो इसका कर दोगे क्या, क्यूब कर दो, तो हो जाएगा 4 चौको 16 और गुणे में 4, 16 चौक क्या होता है 64, और आयतन बताना था। तो आयतन कई बार क्या होता है कि डिजिट सेम दे देता है और उसकी यूनिट में गलती करा देता है, ऐसा भी होता है। तो सेंटीमीटर में दिया है तो आयतन है तो क्यूब में होता है, तो यहां पर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, ठीक है, और में यहां क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। यही हमारा उत्तर इसका हो जाएगा। देखा कितनी आसानी से आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो वैसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और फिर उसको समझते हैं बेहतर तरीके से। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन में माना जाता है, लेकिन इसको कम से कम समय में हम सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे, यहां पर देखो, इसमें कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के 1/3 है। यानी कि समबाहु त्रिभुज जो है उसकी ऊंचाई जो है एक वर्ग के विकर्ण, जो वर्ग है उसके विकर्ण का 1/3 है। त्रिभुज, ये मैंने जो बना रखा है इसको त्रिभुज समझना, त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात ज्ञात करना है। और त्रिभुज कैसा है, समबाहु, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि जो हमारा समबाहु है, यानी कि समबाहु त्रिभुज में लिख देता हूं इसको, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी,
मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि इसकी भुजा हो जाएगी ए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा है और क्या है, वर्ग है, तो वर्ग की भुजा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, वर्ग, वर्ग की भुजा नहीं लिखता हूं, वर्ग भुजा आप समझ जाना, वर्ग की भुजा ही है, बराबर में ये आ गया बी। तो अगर हम कहीं पर ए बोलेंगे तो समझ जाना समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और बी बोले तो वर्ग की भुजा है। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लेना है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है h इक्वल √3/2 और a क्या है, यहाँ पर भुजा है, समझ गए आप। तो ऊंचाई इक्वल हो गई इतनी। मैं एक काम करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, इतना आप समझ जाना। अब क्या हो रहा है, जो ऊंचाई है इसकी एक वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण की क्या है, 1/3 के बराबर है, तो मैं बराबर कर देता हूं। लेकिन वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है हमारी जो भुजा आएगी, तो भुजा हमने कितनी मानी है, बी, ये वाली भुजा है, और इंटू में √2, ये आप समझ जाना। और क्या कह रहा है, 1/3 है, कितना, 1/3, 1/3 का मतलब होता है कि करेंगे इंटू में 1/3, ऐसे। ये अगर समझ में आ गया आप पूरा क्वेश्चन कर ले जाओगे। एक बार फिर से समझ लो, यहां पर जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में भुजा, और भुजा कितना माना है हमने, ए माना है। और अगला वर्ग का अगर हमें विकर्ण बताना है तो ये क्या होता है फॉर्मूला, भुजा √2 कर देना है, ठीक है। अब तिगुना तिहाई बोला जाए तो 1/3 हो जाएगा, समझ गए। तिगुना बोला जाता तो गुणे 3 करते, 1/3 ना करते। अब आगे देखो, यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहले वैल्यू निकालो, तो इसको हम इधर ले आए डायरेक्ट, इसको मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जब क्या होता है कोई भी डिवाइड पे होता है तो ये हमेशा ऊपर आ जाता है, ये वाला वहां चला जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 3√3a, और बराबर में ये वाला हम यहाँ भेज दें तो हो जाएगा 2√2, और यहाँ पर मैं इंटू में लिख देता हूँ b, ठीक है। अब a/b निकाल लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/b इक्वल में हो जाएगा, ये वाला वहीं रहेगा, तो रहेगा 2√2, और अपान में आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा इसके, क्योंकि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो हो जाएगा 3√3। इसको मैं और थोड़ा सही से लिख देता हूँ, इतना। ये बात समझ में आ गई। ए की भुजा कंप्लीट हमें पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, और अगर हमें ये पता चल गया है तो बताना क्या है, त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल दो और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो, दोनों का अनुपात आ जाएगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्ग और क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, और गुणे में करते हैं भुजा, और भुजा हमारी कितनी दी है, यहां पर दिया है ए की वैल्यू क्या है, यहां पर ये देख रखा। मैं एक काम करता हूं, पहले पूरा लिख देता हूं, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, बराबर में वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते ही होंगे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख के ही करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो √3 ये लाइन खींच दो, √3/4 और गुणे में भुजा, भुजा कितनी है समबाहु त्रिभुज की, तो ये हो गई ए क्यों, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर लिख रखा था। ए की वैल्यू कितनी है 2√2, तो यहाँ पर लिख दो 2√2 हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, आगे देखो बराबर में भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग की भुजा क्या है, ये है 3√3, तो हो जाएगा यहाँ पर 3√3 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा √3, और अपान में लिखेंगे 4, गुणे में आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू में 2, क्योंकि जब किसी रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाता है, तो यहाँ पर इतना आएगा, बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 3×3 9 हो जाएगा, और गुणे में इससे रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, ये हो जाएगा। अब इस 4 से ये 4 काट दो, कट गया, तो 4 से 4 कट गया, तो बचेगा हमारे पास 2√3 इक्वल में आ जाएगा ये 9 इंटू में 3। अब देखो √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, ठीक है। दोनों का हमें बताना था अनुपात, तो इसको चाहो तो अनुपात कर लो, बात वही है। ये इक्वल नहीं, आप अनुपात कर लो, इसको ज्यादा सही रहेगा ये वाला, ठीक है। ये अनुपात कर लो, क्योंकि अनुपात हमें बताना था, तो ये अनुपात है, आप ऐसे समझना।
ठीक है, यहाँ पर भी अनुपाती कर लो। अब देखो ये 3 है और √3 है तो कट जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को, जैसे मान लो 5 है, इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू में √5, वैसे ही 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3 में S2 9 ऐसे ही रहेगा, 3 रूट और इंटू में 3 रूट। अब देखो ये कट जाएगा, एक 3 इससे कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या 2, S2 में 9 और रूट का 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर 2S2 9 √3। ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ये टफ क्वेश्चन में से माना जाता है जो मैंने आपको बताया है। इसमें खेल सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का है। अगर आप फार्मूला समझ गए तो आसानी से आप कर ले जाओगे। यहाँ पर बस यही करना है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल और भुजा का जो भी दिया है इसका खेल खात्मा हो जाएगा यहीं पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए कौन सा क्वेश्चन जो कि पूछा गया था पेपर में। देखो फ्रेंड्स, ये भी धमाकेदार क्वेश्चन है आपके लिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया था। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है, तो जितना बड़ा है ये क्वेश्चन उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन भी है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। कोई व्यक्ति है वो रुकता नहीं है रास्ते में, अगर एक बार शुरू हो गया, गाड़ी स्टार्ट कर ली तो सीधे वहीं जाके रुकता है जहां उसको जाना है। तो औसत चाल क्या है उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की। और क्या कर रहा है, रुक रुक कर चलने पर अगर वो रुकता है, कुछ दूर चलता है फिर रेस्ट करता है फिर चलता है, तो रुक रुक कर चलने पर औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह व्यक्ति कितने मिनट प्रति घंटा रुकता है, यानी कि हर एक घंटे में वो कितने मिनट के लिए रेस्ट लेता है, कितने मिनट रुकता है, हमको ये बताना है। ये कब कंडीशन होगी, जब समान दूरी होगी। जैसे 80 किलोमीटर की दूरी से उसी दूरी को तय किया और 60 किलोमीटर की स्पीड से उसी दूरी को तय किया। समझ गए, 80 की स्पीड से वही दूरी, 60 की स्पीड से वही दूरी। यहां देखो हमेशा क्या करना है, कितने मिनट के लिए रुकता है, तो ये करो सबसे पहले चालों का अंतर। क्या करना है आपको, ये फार्मूला लिख लो, बहुत आपके काम आने वाला है। चालों का अंतर निकालना है, तो सबसे पहले लिखना है चालों का अंतर और बटे में करना है अधिक चाल। अधिक चाल का मतलब यहाँ पर जो बड़ी वाली चाल होगी, तो अभी समझाएंगे। अधिक चाल और गुणे में हमें क्या करना है 60 करना है। 60 क्यों करना है, क्योंकि हमें यहाँ किलोमीटर में दिया है, ठीक है, यानी कि घंटे में है और हमें मिनट में निकालना है, तो मिनट के लिए हम क्या करेंगे 60 करेंगे। अब यहां पर देखो चालों का अंतर, तो पहली चाल कितनी है 60 है और दूसरी चाल है पहली चाल है 80 और दूसरी चाल है 60। तो यहां पर लिख दो 80 माइनस में 60 और नीचे क्या आ जाएगा अधिक चाल। अधिक चाल का मतलब ये बताओ आप 80 ज्यादा है कि 60, तो आप कहेंगे 80 ज्यादा है, तो 80 यहां पर आप लिख दो, ये हो जाएगा 80 और गुणे में हो जाएगा 60। ठीक है, 80 में से 60 गया तो मैं इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं। 80 में 60 गया तो आएगा 20 और 20 बटे में हो जाएगा 80 और गुणे में हो जाएगा यहां पर 60। ठीक है, अब इसको अगर काट दोगे तो यहां पर क्या आएगा 20 से कम 20, 20 चौक 80, यानी कि 60 बटे आ जाएगा 4 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15। और ये किस में आएगी वैल्यू, ये आएगी मिनट में। यानी कि हर मिनट वो कितनी देर के लिए रुकता है, हर घंटे कितनी देर के लिए 15 मिनट के लिए रुकता है वो जब भी चलता है। तो देखा ना कितना बड़ा क्वेश्चन था, जबकि मैंने इसको शॉर्ट करने की पूरी कोशिश करी है, वरना 1-2 लाइन और बढ़ सकती थी। तो फिर देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कितना छोटा है, बहुत कम समय में। जो चालें दी हो उनका अंतर निकाल दो और सबसे बड़ी चाल हो उसको नीचे रख दो और 60 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप अपनी बात वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, तो माइक देखना पड़ता है चल रहा है नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताएंगे। और हाँ, इसके पहले हमने पार्ट 1 इसका करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। और इसके साथ साथ हमने कंप्लीट चैप्टर और भी करवा दिए हैं। ये तो मिसलेनियस क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, आपने थंबनेल में देखा ही होगा, और पिछले वर्ष जो पूछे गए थे। और कंप्लीट चैप्टर अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, तो उसके हम क्या करेंगे, एक एक वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, एक बार चेक कर लेना। अगर आप फिर भी कंप्लीट चाहते हैं चैप्टर
तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, मैथ की अलग है, तो मैथ वाले पे आप क्लिक करेंगे तो जो जो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं वो पार्ट वाइज आपके सामने खुलते चले जाएंगे, सीरियल वाइज 5 से 6 पार्ट, 4 पार्ट ही होंगे एक चैप्टर के, और लो लेवल से लेकर के हमने हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करे हैं, और वो क्वेश्चन को हमने ज्यादा प्रायोरिटी दी है जो कि अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत कम समय में हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार विजिट कर लेना, या इसी वीडियो के नीचे आप एक बार चेक कर लेना। और कैलकुलेशन की फास्ट ट्रिक भी हमने कई सारी बताई हैं, तो अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं सेकेंडों में बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हम कैसे करें, तो इसकी भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जैसे ओपन करेंगे तो हमने अलग अलग बना दी है। पिछले वर्ष का पेपर आप चाहें तो देख सकते हैं, बीपीएससी का या यूपी पुलिस का, रेलवे का, सबका आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि ये जो क्वेश्चन करवाए हैं ये सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए है, रेलवे के लिए है या टीचिंग के लिए है, ये एग्जाम क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं हर एक एग्जाम में। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, और अब तक चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।